हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश शर्मा आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दी फोटॉन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो ये बच्चों, इसके पहले हम लोग प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ने के बाद आज हम लोग प्रकाश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके कितने नियम होते हैं, उन नियमों की व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न बना है। और इस पर न्यूमेरिकल वाला आंकिक प्रश्न भी बनता है। तो हम न्यूमेरिकल प्रश्न और इसके दोनों नियम और प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको समझते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन है ये कोई एक चिकना समतल तल है, समतल दर्पण है, जिसके पीछे की तरफ क्या कर दिया गया, लेपन कर दिया गया है या कलई कर दिया गया है, ताकि प्रकाश किरण अगर इस जो है परावर्तक तल पर पड़े, इसका नाम क्या होगा, परावर्तक तल। इस परावर्तक तल पर पड़े तो प्रकाश की किरण बाहर ना जाने पाए, यहीं से परावर्तित हो जाए। तो इसका जो परिभाषा बनेगा यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उस चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यही घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब चूंकि जिस माध्यम में आ रहा है उसी माध्यम में लौटकर चला जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज के टाइम में हम जैसे अभी देखिए टॉर्च लाइट होती है, अंधेरे में हम जैसे कमरे से घुसते हैं तो आप देखिए, आप अंधेरा रहता हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है स्पष्ट। जैसे हम टॉर्च ले करके उस स्पेसिफिक वस्तु पर हम लाइट जलाते हैं, डालते हैं उस पर, तो वहाँ प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ने के बाद क्या होती है, परावर्तित होती है। वही प्रकाश किरण परावर्तित होकर जब हमारी आँखों में पहुँचती है तो वो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। तो वो किस घटना पर आधारित होता है, यही वो घटना होती है प्रकाश का परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसका जो परिभाषा है वो यही है प्रकाश के परावर्तन का, कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर सतह पर आपतित होता है तो आपतित होने के बाद उस परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। आपतित होता है तब परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, आपको डिफिनीशन को लिखना पड़ेगा, परिभाषा को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे यही है प्रकाश के परावर्तन की घटना का जो है चित्र। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रकाश की परावर्तन घटना में जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में किसको किस नाम से बुलाया जाता है उसके नाम को भी देख लेते हैं। अब आपको जैसा बोला गया है, कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, तो आपतित होती है मतलब हो गया ये जो आने वाली किरण है, इस किरण को आपतित किरण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, आपतित किरण। आपतित किरण जिसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको IR बोलेंगे। ठीक,
और इस चिकनेदार पॉलिशदार सतह जो है इसको आप मान के चलिए M1 है और ये है M2 है, ठीक। अब इस चिकने पॉलिशदार सतह पे जब आके टकराई तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है। तो जाने वाली जो किरण है लौटकर, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं, यानी RR बोलते हैं, ठीक। तो ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तक तल हो गया। और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो है ये नॉर्मल है, जिसको बोला जाता है अभिलंब। ये आपका कौन सा हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। अब जो ये अभिलंब है, इस अभिलंब आप देखेंगे आने वाली जो किरण है और जो जाने वाली जो किरण है प्यारे बच्चों, इनके बीच में दो कोण बनता है। वो कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम भी हमको जानना चाहिए। तो जो ये आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है उसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको I से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण बोलेंगे। ये आपका आपतन कोण हो गया। और जो ये अभिलंब है और जो ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में भी एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो ये आपका परावर्तन कोण हो गया। और इस परावर्तन कोण को बच्चों स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था। और ये आने वाली जो किरण है और ये जो अभिलंब है और जो ये परावर्तित किरण है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, पढ़ रही हैं, इसका नाम जो होता है, इसका नाम बच्चों होता है आपतन बिंदु होता है। क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। तो ये आपका आपतन बिंदु हो गया, ठीक। तो ये था हम लोग प्रकाश के परावर्तन, उसकी डिफिनीशन और उसको किस किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है, ये उसके स्पेसिफिक नाम थे, ठीक है। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इस प्रकाश के परावर्तन के दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रूल होते हैं, नियम हैं। उस नियम को भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप समझिए प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। तो 2 नियम कौन कौन से हैं उसको भी पहले समझ लेते हैं। तो पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? पहला नियम इसी में छुपा, इसी फिगर से हम लोग याद कर लेंगे। और आप यकीन मानिए जिंदगी में आपको ये फार्मूला भूलने वाला नहीं है, आपको नियम भूलने वाला नहीं है। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है? पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के 2 नियमों में से पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। क्या बोल रहा हूँ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रथम नियम था। तो आपतन बिंदु पर आने वाली, जाने वाली और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते? स्थित होते हैं। उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। ये प्रथम नियम था। और जो दूसरा नियम है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है और आगे हम इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण I किसके किसके बीच में बन रहा है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बन रहा है कोण, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। यानी इसका मतलब दूसरा नियम क्या हो जाएगा? कोण I = कोण R। ये इसका दूसरा नियम था। तो यहाँ पे हम बारी बारी से इसको लिख लेते हैं। तो पहला रूल जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? पहला रूल, तो इसके 2 नियम हैं, तो दोनों नियम को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। तो दोनों नियम क्या हैं? तो प्रथम नियम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रथम नियम, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला रूल तो आपका यही हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या था? ये जो आपतन कोण आई है सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। तो दूसरा नियम जो आपका होगा वो होगा द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम जो होगा वो होगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एंगल आई था, जो आपका एंगल आई है यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये आपका ये सेकंड रूल इसी पे फॉलो करता है। तो यानी सेकंड रूल पे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो ये था भाई प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम थे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो नियम इसके थे। ठीक है, आप एक चीज समझिए, जो प्रकाश का परावर्तन है इस प्रकाश के परावर्तन में आप समझिए, ये आप परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये प्रकाश किरण आई और टकरा करके वापस ऐसे चली गई। ठीक, आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि ये परावर्तक जो पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ से जितने डिग्री कोण पर ये आपतित किरण आएगी प्यारे बच्चों, इस परावर्तक पृष्ठ से उतने ही डिग्री कोण के साथ बाहर भी जाएगी। ये प्रकाश का बहुत अच्छा गुण है। यानी अगर ये जो है 30 डिग्री कोण से आ रहा है तो 30 ही डिग्री कोण से परावर्तित होने के बाद जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से ये भी इसका बहुत रूल है, जिस भी एंगल पे आएगा उसी एंगल से भी जाएगा। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उस न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर मान के चलिए, मैं इसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ यांत्रिक प्रश्न में, कि जो है अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक प्रकाश के परावर्तन घटना पर अगर आपको ये दे दिया जाए कि ये अगर 30 डिग्री है ये कोण, और ये आने वाली किरण है और इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराई यानी M1 और M2 पे टकरा रही है और ऐसे निर्गत होकर निकल जा रही है, तो आपको बताना है, आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए कोण I का मान कितना होने वाला है और एंगल R की वैल्यू कितनी आने वाली है। ये आपसे पूछा जा सकता है और बना भी ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसी प्रकाश के परावर्तन घटना पर ही सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए, जब मैं प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा रहा था तो एक यहाँ पे लंबवत किरण, जिसको अभिलंब या नॉर्मल बोला जाता है, वो खींचा गया था कि नहीं? आप उसको ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तभी जाके आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करूँ, एक नॉर्मल यहाँ से बना दूँ, ये हो गया आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया। और ये अभिलंब, अब आप जानते हैं कि जो आई कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है। अब देखिए आपका एंगल बन चुका है, ये आई हो गया। और ये जो अभिलंब है इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब इस अभिलंब और जो निर्गत जाने वाली किरण है परावर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको स्मॉल आर कहा जाता है। अब ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर आप जानते हैं कि कोई एक कोण भी निकल जाएगा तो आप जस्ट
दूसरा कोण भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? परावर्तन के दूसरे नियम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप केवल इतने को ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ। ये मान लीजिए किरण है और ये आपका अभिलंब हो गया और ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। पहले आप सोचिए, अगर ये इस तरीके से नहीं रहा होता तो आप इसको कितना डिग्री मानते हैं? ये आपका 90 डिग्री होता कि नहीं? ये आपकी 90 डिग्री हो जाती है, समकोण बनता। अब अगर समकोण बनता, अब इसी में से एक किरण ऐसे आ रही है, ये किरण आई और इधर वाला एंगल प्यारे बच्चों कितना दिया गया? इतना 30 डिग्री दिया गया है। ठीक, अब बताओ अगर इतना 30 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो अगर आपको आई तब निकलेगा जब आप कितने की वैल्यू निकालेंगे, कितने की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो निकलेगा आई। और जैसे आई निकलेगा, परावर्तन का दूसरा नियम लगा देंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो आप क्या निकालोगे? कोण आई का मान अगर आपको निकालना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला ये और ये मिलाकर के 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, और उस 90 डिग्री में आपका ये कोण और ये एंगल उसी में क्या है? समाहित है। दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए, यानी 30 डिग्री और जो आपने आई कोण माना है उसको अगर आप ऐड कर दीजिए, यानी इसको सॉल्व अगर करेंगे, यानी 30 डिग्री और कोण आई ये दोनों मिल करके कितना बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। आप इस 30 को इधर लेके जाइए तो आपका जो कोण आई आ जाएगा वो 90 माइनस कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। तो कोण आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका जो एंगल आने वाला है, यानी आपका जो आपतन कोण आने वाला हो कितना आ गया? 60। तो इस तरीके से आपका देखिए एक आंसर निकल चुका है जो कि पूछा गया था, आई का मान निकालिए। तो अगर आई का मान निकल गया है तो क्या आप आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा परावर्तन के द्वितीय नियम से। और परावर्तन का द्वितीय नियम कहता क्या है कि जो कोण आई होता है कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। तो बस द्वितीय नियम लगा देंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, चूँकि आप जानते हैं कि कोण आई ही इज इक्वल टू कोण आर के बराबर होता है, आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं क्या कि परावर्तन के द्वितीय नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से। तो ये परावर्तन का द्वितीय नियम होता है। भाई बताओ, कोण आई अभी आप निकाल चुके हो, कितना है? 60 डिग्री। तो बताओ ये इसका मान तो निकल चुका है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कोण आर आ गया। तो आर की वैल्यू निकल गई कि नहीं? कितना आ गया? 60 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से आपका आई और आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आर की वैल्यू निकल जाती है। समझ गए ना? तो बहुत ही इजी था। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, अगर आप जो है इसको लगाइए तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ यहाँ पे, ये मान के चलिए आपका परावर्तक तल है और ये प्रकाश किरण इस पे क्या हो रही है? आपतित हो रही है और आने के बाद ये टकरा करके वापस चली जा रही है। और आपको इधर का एंगल अब की बार मैं दे दे रहा हूँ 45 डिग्री दे दिया हूँ। कितना? 45 डिग्री दे दिया हूँ। तो आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए एंगल आई कितना डिग्री होगा और ज्ञात कीजिए एंगल आर कितना डिग्री होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप जो भी इसके पहले बताया गया है उसको फॉलो करिए, उस आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है? या मैं बता भी सकता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप समझिए क्या करेंगे। आप यहाँ से एक क्या करेंगे? अभिलंब खींच दीजिए। अब आप सोचिए, अब इधर से जब सवाल हम इसके पहले लगाए थे तो आई निकालने के लिए इसको घटाए थे। आप सोचिए ये इतना एंगल कितना हुआ? ये इतना 90 डिग्री हुआ कि नहीं? तो बताओ भाई, ये पूरा 90 डिग्री है और इतना 45 डिग्री है, आपको इतना ही तो निकालना है, क्योंकि इतना निकाल लोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा? 90 में से ये 45 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। अब जैसे 45 डिग्री आर की वैल्यू निकली है तो आई का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। कहाँ निकालोगे? परावर्तन के द्वितीय नियम से निकालेंगे। तो आप यहाँ पे आप सोचिए, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर आ जाएगा। अब आप कोण आई का मान निकाल चुके हो, सॉरी कोण आर का मान निकाल चुके हैं 45 डिग्री, तो कोण आई बराबर क्या आ जाएगा? कोण आर का वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो देखिए आपका आपतन कोण का भी मान आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं, या फिगर की सहायता से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसा बना भी है। आप किताब उठाएंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। ठीक है? तो इस पर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था प्रकाश का परावर्तन
और किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जो कि कितने होते हैं, 2। उन दोनों नियम को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया। ठीक है, और उस पर जो आंकिक प्रश्न, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं और जो बने भी हैं, उसको हम लोगों ने भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये था प्रकाश का परावर्तन, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब चलिए एक दूसरा टॉपिक है, उस दूसरे टॉपिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्लेन मिरर, जिसको बोला जाता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, उसको देखेंगे हम लोग, और उसके बाद समतल दर्पण की क्या क्या खास बातें होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमको पता भी होना चाहिए। ठीक, तो चलिए दूसरा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा समतल दर्पण। या समतल दर्पण से पहले चलिए समतल दर्पण को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो समतल दर्पण आपका जो बनेगा, समतल दर्पण जिसको बोलेंगे प्लेन मिरर, बोलेंगे प्लेन मिरर। ठीक, तो ये आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर किसे कहेंगे। ठीक, तो प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे। तो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, सबसे पहले आप समझिए, ये मान के चलिए एक मैं क्या यहाँ पे बना दे रहा हूँ, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण, इसके समतल दर्पण के पीछे की तरफ क्या कर दे रहा हूँ, कलई कर दे रहा हूँ। तो ये आपका समतल दर्पण बना हुआ है। यानी समतल दर्पण किसे कहेंगे, जिसमें 2 पृष्ठ होंगे, यानी पीछे वाले पृष्ठ को हम क्या बना देंगे, कलई कर देंगे। ठीक है, पीछे वाले पृष्ठ को कलई कर दें तथा सामने वाले पृष्ठ को परावर्तक तल बना दें, तो ऐसा जो निकाय होता है उसको प्यारे बच्चों समतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका प्लेन मिरर है, यानी इस प्लेन मिरर पे कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी और टकरा करके वापस इसी तरीके से निकल जाएगी। समझ गए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्लेन मिरर बन जाएगा। तो समतल दर्पण इसे कहा जाता है। अब समतल दर्पण यानी इसका मतलब हो गया कि अगर इसकी परिभाषा की बात कर लें तो इसका जो परिभाषा बनेगा वो बनेगा कि एक पृष्ठ पर कलई या लेपन कर दिया जाए तथा सामने वाले पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो ऐसा जो सिस्टम, ऐसा जो निकाय हमको प्राप्त होता है, वही निकाय हमारा क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो पृष्ठ बना दें तो इसी निकाय को समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की जो खास बात होती है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी इसके गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं समतल दर्पण के, प्लेन मिरर के। अब आप इसको लिख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, जो है परावर्तक पृष्ठ। ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक, अब चलिए गुण के बारे में अध्ययन करते हैं बारी बारी से, समतल दर्पण के गुण के बारे में। तो समतल दर्पण के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हो गया समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण जो होता है, जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, अपने सुंदर से मुखड़े यानी चेहरे को देखने में इस्तेमाल करते हैं, आपका कौन सा मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण के गुण में जो खास बात आती है, नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। तो पहला जो गुण होने वाला है आपका, वो हो जाएगा गुण के बारे में कि समतल
दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट होती है। तो अनंत होती है, अनंत होती है। ये पहला गुण था, और ये आप यकीन मानिए ये बोर्ड एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। ठीक। और दूसरा जो समतल दर्पण का जो गुण होता है वो ये है कि समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, नेचर के बारे में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इसका मतलब हो गया आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका वर्चुअल बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा प्रतिबिंब एवं आभासी बनेगा। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो गुण था। ठीक, यानी फोकस दूरी के बारे में जो अनंत होता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनता है? सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब इससे हमेशा बनता है। तीसरा गुण जो बच्चों हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए इसको, मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूँ। मान के चलिए कि अगर जो है ये आपका समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण आपका है। अब समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु मैं ले लूं, वस्तु यहाँ पे मान के चलिए कोई ये व्यक्ति है। ठीक है, ये एक क्या है? एक कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। तो ये समतल दर्पण का सामने वाला हिस्सा हुआ। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो कहने का मतलब जो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? सीधा एवं आभासी बनता है। और वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर कैसा बनेगा? आभासी बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो दूसरा गुण होगा वो क्या? तीसरा गुण हो जाएगा, वो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होगी, इस वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो तीसरा जो गुण हो जाएगा, तीसरा गुण होगा वो हो जाएगा कि वस्तु की दूरी के समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी अगर इसका मतलब हो गया कोई वस्तु ये समतल दर्पण के सामने अगर 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो इस वस्तु से बनने वाला जो प्रतिबिंब पहली बात तो आभासी और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब जो बनेगा पीछे की तरफ, जो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? यही 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये गुण था आपका, तीसरा गुण था समतल दर्पण का। अब डिस्कस कर लेते हैं चौथे गुण के बारे में। चौथा गुण क्या है? समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी भी लंबाई का होगा, उस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है उतनी ही लंबाई का बनेगा। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जो है 4 फीट का अगर रख दिया जाए, तो उस वस्तु से जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी उस वस्तु की लंबाई की क्या होगा? बराबर होगा। यानी 4 फीट की लंबाई का कोई वस्तु होगा तो 4 फीट लंबाई का प्रतिबिंब भी बनेगा। तो चौथा गुण हो जाएगा कि प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा। तो अगला गुण जो हो जाएगा, बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के
लंबाई के बराबर बनेगा, वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा। इसका मतलब हो गया वस्तु जितनी लंबी होगी प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी होगी, बराबर बनेगा। तो ये कौन सा गुण हो गया? 4 गुण हो गया। ठीक, तो ये 4 गुण हो गया। अब जो 5वां गुण पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी बनाया, बनता भी है, 5वां ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर कोई वस्तु, 5वां चलो गुण डिस्कस करते हैं। 5वां जो हो जाएगा, अगर कोई वस्तु v स्पीड से, कितनी स्पीड से? v स्पीड से समतल दर्पण के सामने अगर आ रहा हो तो उसे अपनी स्पीड कितनी गुनी प्रतीत होगी? तो आप उसे अपनी स्पीड जो है दुगनी प्रतीत होने वाली है। समझ गए ना? यानी कोई वस्तु या कोई गतिमान वस्तु अगर समतल दर्पण के सामने तेजी से आ रहा है, तो अगर वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है तो उस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में देखने के बाद 5 दूना 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रतीत हो जाएगी। इसका मतलब जो अगला गुण होने वाला है वो आ जाएगा कि वस्तु के वेग से दुगनी वेग से प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत होगी, प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होगी। तो प्यारे बच्चों, ये 5 गुण हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया उसकी फोकस दूरी के बारे में एक बार पूछा गया था, और एक बार तो यही पूछा गया कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसी, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो सीधा और आभासी बनता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, बाकी ये उसके और भी गुण थे। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद सारा देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए एक यहाँ पे समतल दर्पण लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर समतल दर्पण यहाँ पे ले लेते हैं, और एक गुण और डिस्कस कर लेते हैं। एक और गुण है, एक गुण और है 6वां गुण डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण ये पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में देखना हो तो उस समतल दर्पण की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। समझ गए? तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप समतल दर्पण यहाँ पे बनाए थे, ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में देखना है तो उस समतल दर्पण की मिनिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बना है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी उस व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, तभी वो देख पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है, उस 6 फीट वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो उस समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, कम से कम 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 फीट का समतल दर्पण होना चाहिए। अगर 3 फीट से छोटा हो गया तो उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं आएगा। तो समझ गए? तो अगला गुण जो आपका 6वां वाला जो गुण हो जाएगा वो यही होगा कि किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को अपना समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई जो होगी, समतल दर्पण की जो हाइट होगी वो क्या होगा बच्चों? व्यक्ति की लंबाई जितनी है उस व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी तो होनी ही चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, तब जाके वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। इसका मतलब अगर कोई वस्तु है 10 फीट का कोई वस्तु है और अगर उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 10/2 कर देंगे तो यानी कम से कम 5
फीट का कम से कम वो समतल दर्पण होना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके 6 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण थे समतल दर्पण के, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा, ये मान के चलिए समतल दर्पण हो गया आपका, ठीक। और यहाँ क्वेश्चन बना दिया जा रहा है कि ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और या व्यक्ति ये मान लिया कोई वस्तु है, और इस वस्तु की जो लंबाई है, इस वस्तु की जो लंबाई है यानी व्यक्ति की लंबाई अगर दे दिया जाए कि ये 8 फीट का है, 8 फीट का है, और ये जो वस्तु है या व्यक्ति है ये समतल दर्पण के 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जो पॉसिबल क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, संभावित जो प्रश्न आपसे बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जा सकता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, कि जो उससे बनने वाला प्रतिबिंब है वो उसकी लंबाई कितनी होने वाली है। और तीसरा ये पूछा जा सकता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दूरी, समतल दर्पण से दूरी कितनी है ये पूछा जा सकता है। देखिए 2 चीज़ में पूछा जाएगा, एक तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, और दूसरा चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि जो वस्तु है उस वस्तु से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो अगला जो बनेगा क्वेश्चन ये बनेगा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा सकता है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ये क्वेश्चन बन सकता है, 4 हो गया। और 5वां जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी है। ये पूछा जा सकता है कि समतल यानी प्लेन मिरर जो है, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई पूछा जा सकता है। तो जो अभी तक हम लोगों ने समतल दर्पण के गुण के बारे में अध्ययन किया, उसी गुण पे उसी की प्रॉपर्टी पर ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई व्यक्ति कितनी दी गई है, 8 फीट दिया गया है। अब आपसे ये फला क्वेश्चन बना है, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों पूछा गया प्रतिबिंब की प्रकृति। जैसा कि आपको मैं जब शुरू में गुण बता रहा था तभी उस टाइम ही डिस्कस कर दिया था कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है हमेशा वो समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और आज आप लोग इस चीज़ को दिमाग में बैठा भी लीजिए, जिस किसी भी प्रतिबिंब के साथ अगर आभासी इस्तेमाल हो गया तो उसके साथ हमेशा आपको सीधा इस्तेमाल करना है। आभासी के साथ कभी आप उल्टा इस्तेमाल नहीं करेंगे, या वास्तविक के साथ कभी आप सीधा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आभासी आ गया तो आप उसके साथ में सीधा ही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बनेगा आभासी बनेगा। और आपको अभी बताया आभासी के साथ क्या इस्तेमाल करते हो, सीधा। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया पहला आंसर। दूसरा बोला गया प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप समतल दर्पण के गुण में आप देखिए उसको, प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में पूछा गया। तो आपसे बोला गया कि वस्तु जितनी लंबाई का होगा उस समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की लंबाई भी उस वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी लंबाई का वस्तु था तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी उतनी लंबाई का बनेगा। बताओ 8 फीट की लंबाई का कोई वस्तु था तो इस वस्तु का प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितना बनेगा प्यारे बच्चों, जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अगर
पूछा जा रहा है तो वस्तु की लंबाई अगर 8 फीट है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, वस्तु की लंबाई के बराबर यानी 8 फीट की लंबाई का ही बनेगा आपका प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, और जो तीसरा गुण होने वाला है वो प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दूरी पूछा गया है। तो समतल दर्पण कहाँ पे है, यहाँ, और इस समतल दर्पण से इस वस्तु की दूरी को पूछा गया है कि ये दूरी कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी आपको प्रकाश गुण में एक स्पेशल गुण बताया गया था कि वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर बनता है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। इसका मतलब हो गया वस्तु दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर, यानी इसका मतलब हो गया 10 ही मीटर की दूरी पर बनने वाला है दोस्तों। ये 10 मीटर की दूरी पर बन जाएगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से पूछा गया, इस चीज़ को आप नोट करेंगे। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भाई वस्तु की दूरी के बराबर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखिए इसका आंसर आ गया। चौथा पूछा जा सकता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो इसके पहले पूछा गया था दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया था, ठीक। अभी पूछा जा रहा है वस्तु से कितनी दूरी पर है, तो नहीं बता सकते। क्या बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं भाई, 10 मीटर आगे रखा गया है और प्रतिबिंब जो बनता है उतनी ही दूरी पर बनता है 10 मीटर पीछे। अब क्या आप इसकी दूरी को यहाँ से यहाँ तक नहीं ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे, 10 + 10 कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी आगे वाला 10 और पीछे वाला 10 मीटर, ये दोनों जुड़ करके क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से कितनी हो जाएगी, 20, और दर्पण से कितनी हो जाएगी, 10। और पांचवा जो है, पांचवा पूछा गया समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे ये जो आप देख रहे हैं 8 फीट का जो व्यक्ति है वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाए भाई। तो उसके लिए इस समतल जो दर्पण है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो आप देखिए, आपको ग्रुप में डिस्कस किए थे, जो ऊंचाई होती है वो वस्तु की लंबाई जितनी होती है उस वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब जाके अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। तो बताइए वस्तु की लंबाई कितनी है, 8 फीट है। तो बताइए 8/2 कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 फीट। इसका मतलब हो गया कि कम से कम 4 फीट का तो समतल दर्पण होना ही चाहिए। जब समतल दर्पण 4 फीट का होगा तभी वो व्यक्ति अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो ये समतल दर्पण और समतल दर्पण के विशेष गुण पर आधारित प्रश्न था, समझ गए। तो ये आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसके पहले प्रकाश पढ़ाया ही जा चुका है, जो प्रकाश गुण के बारे में उसको जाके आप अध्ययन करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने जो है जवाब को दीजिए। और बाकी आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।